स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल अंधु करंट अफेयर में। तो हम ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की 2000 प्लस एमसीक्यूज की एक रिवीजन सीरीज चल रही है। हम ऑलरेडी 7-8 लेक्चर ले चुके हैं। कम से भी कम 300 350 400 क्वेश्चन तो कवर कर चुके हैं। जरूर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तो जरूर मेरी ये सीरीज एक बार देखें। कंसेप्ट क्लियराइजेशन के लिए साथ साथ में एक अनुभव लेने के लिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है एग्जाम्स रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर करना। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इजीली आप इनको कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कंसेप्ट भी थोड़ा क्लियर होते हैं जहाँ पे आप वीक रहते हैं। एग्जाम में जाने से पहले ही आप यहाँ पे गलती करोगे तो आपको अपनी गलतियों का अनुभव होगा। एग्जाम में जाकर आप अच्छा प्रैक्टिस कर मतलब अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। तो हम ऑलरेडी देखो पोर्तुगीज कवर कर लिए थे, डच कवर कर लिए थे, इंग्लिश में भी कवर कर लिए थे काफ़ी कुछ फर्रुखसियर तक, ठीक है, फर्रुखसियर के फरमान तक। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ बैटल्स जो हुए थे, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर वगैरह, अंग्रेजों से रिलेटेड। तो वहां पे हम कुछ बात करेंगे आज, उन्हीं से रिलेटेड रहेगा ये लेक्चर, प्लासी और बक्सर से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था भाई? बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, ठीक है। ऐसा तो क्वेश्चन नहीं बोल दिया खुद से, तो याद रखना कि बस सिंपल एग्जाम होते हैं, मतलब जो अ, छोटे एग्जाम होते हैं उनमें आ जाता है क्वेश्चन, सिंपल ईयर पे पूछ लेता है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था 1757, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था 1764, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड कि ये किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी 1757 का युद्ध है, ये किस किस दो मतलब दोनों साइड पे कौन कौन था, ठीक है, इस बैटल को लड़ने के लिए। तो ये बैटल हुआ था, एक तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको लीड कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिशर्स को क्लाइव लॉर्ड कर रहा था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा था। दूसरी तरफ थे सिराजुद्दौला, ठीक है, बंगाल के सिराजुद्दौला दूसरी तरफ थे। तो ये बैटल हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। एक तरफ लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, दूसरी तरफ सिराजुद्दौला, ठीक है। कब हुआ था, डेट भी पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, कई बार एग्जैक्ट डेट पे भी क्वेश्चन आ जाता है। 1757 तक सबको याद रहता है, पर एग्जैक्ट डेट बहुत डिफिकल्ट है याद करना, क्योंकि अभी तो बस बैटल ऑफ प्लासी पढ़ रहे हो, पता नहीं कितने बैटल पढ़ोगे तो हर बैटल की डेट तो याद नहीं रहेगी। पर एग्जाम में डेट भी पूछ लेता है, तो एक बार देखते रहना पड़ेगा कि आइडिया तो लगे आप लोगों को क्वेश्चन करते रहे, ठीक है। 23 जून इसकी एग्जैक्ट डेट है, 23 जून 1757 पूछ लिया जाता है, इसलिए बता दे रहा हूँ मैं अपनी तरफ से। बाकी आप देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। और ब्रिटिशर की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे, दूसरी तरफ सिराजुद्दौला थे, उनके बीच में युद्ध हुआ था 1757। जीता कौन था? ब्रिटिशर जीते थे। हु बिट्रेड सिराजुद्दौला ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी 1757 में सिराजुद्दौला को किसने बिट्रे कर दिया, मतलब इसकी साइड था और लड़ने नहीं गया। उनसे बोल दिया कि तुम मुझे राजा बना देना बाद में, मैं लड़ूंगा नहीं तुमसे और तुम उससे जीत जाना, ठीक है। तो ठीक है भाई, किसने किया था? मीर जाफर ने किया था। ये कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला के अंदर। तो ये लड़ा ही नहीं, इसकी फोर्सेस को लड़ने ही नहीं भेजा इसने बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव से। तो ये अकेले रह गए भाई साहब, इनको हरा दिया उन्होंने, ठीक है। तो मीर जाफर था जिसने ट्रेचरी की थी, बिट्रे किया था, ठीक है। और एग्रीमेंट क्या किया था? तुम मुझे राजा बना देना बदले में इसके। तो इसको बाद में इन्होंने राजा बना दिया था, ठीक है, इसको हराने के बाद। मीर जाफर वाज रिमूव्ड बाय ब्रिटिश पार्टली बिकॉज ही, देखो इसको भी राजा बनाया था, बाद में इसको भी हटा दिया था। क्यों? अब ये राजा तो बन गया, अब ये तो गद्दार आदमी है। जब इसने अपने राजा को, खुद के शासन को, मतलब शासक को नहीं छोड़ा, सिराजुद्दौला को नहीं छोड़ा, तो अंग्रेजों को कैसे छोड़ने वाला था? ये क्या था कि सीक्रेटली प्लान करने लगा कि अब अंग्रेजों को भगा देता हूँ, फिर मैं रूल तो करूंगा ही। सिराजुद्दौला को तो इन्होंने अंग्रेजों ने हटा दिया, अब अंग्रेजों को कैसे हटाया जाए? अंग्रेजों को हटाने के लिए डच वालों के साथ प्लानिंग करने लगा कि भाई इनको निकालना है ब्रिटिश पावर को यहाँ से, ठीक है, बंगाल से। तो इसलिए उनको पता चल गया, तो उन्होंने पहले डच वालों को मतलब निकाला। बैटल ऑफ बेदारा में, चिनवा सूरा जिसको बोलते हैं, बैटल ऑफ हुगली भी बोलते हैं, तीनों नाम से, ठीक है। तो वहां पे पहले डच वालों को हटाया, फिर इसको हटाया, अब तू हट। इसको हटा के इसके सन इन लॉ को बैठा दिया, मीर कासिम को, ठीक है, जिसके पास बाद में अपना बैटल ऑफ बक्सर होगा, ठीक है। तो मीर जाफर को हटा दिया था क्योंकि ये सीक्रेटली प्लान कर रहा था डच वालों के साथ मिलकर ब्रिटिश पावर को वहां से निकालने का। और साथ साथ में जो इसने क्लेम किया था कि मैं तुमको इतना रेवेन्यू दूंगा, इतने पैसे दूंगा, वो सब ये कंप्लीट नहीं कर पा रहा था टाइमली, तो इसलिए इसको सब हटा दिया गया था। और बैटल कौन सा हुआ था? बैटल ऑफ चिनवासुरा, याद रखना आप लोगों को, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। इसमें ब्रिटिशर जीत गए थे, इसके बाद अ, डच लोग यहाँ से निकल ही गए थे, उनको खत्म हो गया था एक तरीके से, ठीक है। 1760 में तो निकल गए थे। और मीर जाफर को भी 1760 में हटा दिया गया था, मीर कासिम को बैठा दिया गया था। बैटल ऑफ बिदारा इज अनदर नेम, क्या कि दूसरा नाम क्या है इस बैटल का? बैटल ऑफ चिनोसुरा और बैटल ऑफ हुगली बोल देते हैं इसको, ठीक है। 1759 में हुआ था, डच और ब्रिटिशर्स के बीच में।
और जीत किसकी हुई थी? ब्रिटिशर्स की। बैटल ऑफ प्लासी 1757 इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट बिकॉज, इम्पोर्टेंट क्यों बोला जाता है? अंग्रेजों के लिए क्या इंपॉर्टेंस थी इस बैटल ऑफ प्लासी की? ये इंपॉर्टेंस इसकी ऐसी थी, उनके लिए एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन था पॉलिटिकल पावर का, पॉलिटिकल रूल का। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पहले किसी, मतलब एक तरीके से मुगल के किसी सूबेदार को हरा दिया था। ठीक है, एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन रख दिया था ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया। 1757 को बोला जाता है फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया। एग्जाम में आता है रिपीटेडली, याद रखना ये लाइन प्रॉपरली, जैसे कि तैसे लिखी हुई है। सिराजुद्दौला को हराया था, मीर जाफर ने ट्रेचरी की थी, क्वेश्चन में बता चुका हूं आप लोगों को। हु एस्टेब्लिश द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल, किसने एस्टेब्लिश की थी बंगाल में मिलिट्री और पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ब्रिटिशर्स की? रॉबर्ट क्लाइव ने, जिसने बैटल ऑफ प्लासी में जीत हासिल की थी, बैटल ऑफ प्लासी में। ठीक है। हु इज नोन एज हेवन बोर्न जनरल, हेवन बोर्न जनरल बोलते थे इसको, गवर्नर बनाता है ये, ठीक है, वहां का, बंगाल का। तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में जीत हासिल की थी, कि प्लानिंग तगड़ी रहती थी। मतलब ये युद्ध कम लड़ते थे, प्लानिंग ज्यादा करते थे। जैसे इन्होंने यहाँ पे मीर जाफर को फंसा लिया था कि हम तुमसे राजा बना देंगे और तुम लड़ने मत जाना, तो ये मतलब प्लानिंग तगड़ी करता था, एक तरीके से स्ट्रेटेजिक और अलायंस अच्छी तगड़ी थी इसकी एज कम्पेयर टू फोर्स। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव को हेवन बोर्न जनरल बोलते हैं। इन विच बैटल डिड ब्रिटिश डिफीट कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू? कौन सा बैटल था? देखो, सिराजुद्दौला वाला बैटल लगा है, सिराजुद्दौला अलग लिखा जाएगा, शुजाउद्दौला अलग लिखा जाएगा, इस पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये बैटल, इस बैटल, ये दूसरा बैटल है। इस बैटल में मीर कासिम था एक तो। देखो, मीर कासिम कौन था? मीर जाफर के बाद। मीर जाफर कौन था? मीर जाफर जो सिराजुद्दौला के बाद बैठा था, जिसने डच वालों के साथ प्लानिंग की थी इनको हटाने के लिए, ब्रिटिशर्स को। तो मीर जाफर को उन्होंने हटा दिया, बैटल ऑफ बेदारा में उनको हटाया पहले डच को, फिर 1760 में इनको हटाया। अब उसके बाद उन्हीं के सन इन लॉ मीर कासिम को बैठा दिया, अब तुम बैठो, तुम भी पपेट की तरह काम करना। पर वो कहाँ बैठने वाला था पपेट? उसने प्लानिंग किसके साथ की? अवध के राजा के साथ, शुजाउद्दौला के साथ, साथ साथ में शाह आलम टू के साथ। ठीक है, मुगल एम्पायर के साथ। इन तीनों, मतलब मुगल दिल्ली में मुगल, इधर शुजाउद्दौला अवध, इधर बंगाल में मीर कासिम, तीनों प्लानिंग करके ब्रिटिश से भिड़ गए। कौन सा, किस बैटल में भिड़े? बैटल ऑफ बक्सर में भिड़े। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? 1764 में हुआ। अब इसमें किसकी जीत हुई? इसमें भी अंग्रेजी जीत गए, ये फिर से हार गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गए इसमें। और इसमें जीते थे किसकी लीडरशिप के अंदर जीते थे? ये क्वेश्चन भी आ जाता है। हेक्टर मुनरो, देखो बैटल ऑफ प्लासी में किसकी लीडरशिप में जीते थे? क्लाइव की में, बट फिर क्लाइव चला गया था। ठीक है, फिर किसकी लीडरशिप में जीतेंगे? हेक्टर मुनरो। बैटल ऑफ बक्सर किसमें? हेक्टर मुनरो। और जैसे ही जीते, फिर से रॉबर्ट क्लाइव आ जाएगा। संधि वंदी जितनी भी करेगा ना बाद में, इलाहाबाद की ट्रीटी वगैरह, वो सब रॉबर्ट क्लाइव करेगा। पर बैटल किसने लड़ा? हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, तो हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को हरा दिया। किस किस को? मीर कासिम बंगाल, शुजाउद्दौला अवध, और शाह आलम टू, मतलब एक तरीके से मुगल एम्परर दिल्ली। ठीक है, तीनों को हरा दिया एक तरीके से। अब तो मुगल एम्परर ही हार गया, अब तो बचा ही क्या है? ठीक है, और 1765 में फिर बाद में संधि हुई। ठीक है, संधि किसने की है वो बताएंगे। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी, दो अलग अलग संधि थी, एक शुजाउद्दौला के साथ हुई थी, एक मुगल एम्परर के साथ हुई थी। तो संधि किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। बैटल किसने लड़ा था? बैटल जो बक्सर किसने लगा था? हेक्टर मुनरो ने रखा था। हु लेड द ब्रिटिश फोर्सेस इन बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर की साइड से कौन लड़ा था? हेक्टर मुनरो, ये लीडर था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, कंफ्यूज मत करना, पहले में था ये प्लासी में, हेक्टर मुनरो इसमें था। अब जैसे ही ये जीत जाता है, उसके बाद फिर से आ जाएगा ये दोबारा से भाई साहब। ठीक है, ट्रीटी वगैरह साइन करने के लिए। ठीक है, विक्ट्री, जो इलाहाबाद की ट्रीटी होगी बाद में। और इस विक्ट्री के बाद क्या हो गया था? मिलिट्री सुप्रीमेसी नॉर्थ इंडिया के अंदर स्टैब्लिश होगी तो उन लोगों की, ब्रिटिशर्स के। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद was signed on the behalf of British East India Company by, अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कौन साइन करेगा? बैटल तो हेक्टर मुनरो ने जीता है अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, पर ट्रीटी साइन करने कौन आ गया उससे अगले साल? 1764 में जीते, 1765 में ट्रीटी साइन करने के लिए भाई साहब आ जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव दोबारा से। तो यहीं पे कंफ्यूजन होता है लोगों को, बैटल ऑफ प्लासी में भी रॉबर्ट क्लाइव देख लेते हैं, और बैटल ऑफ बक्सर में भी रॉबर्ट क्लाइव देख लेते हैं। नहीं भाई, बैटल हेक्टर मुनरो ने जीता था बैटल ऑफ बक्सर, बट ट्रीटी साइन करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव आए थे। ठीक है, दो ट्रीटी हुई थी, एक नहीं थी। एक पहले अवध के साथ की जाए, अवध के राजा के साथ की जाएगी शुजाउद्दौला, क्योंकि वो भी हारा था। और एक ट्रीटी की जाएगी अपने इसके साथ, शाह आलम टू की जी के साथ, मुगल एम्परर। ठीक है, दो ट्रीटी हुई थी। मुगल एम्परर से क्या लिया है इन्होंने? दीवानी राइट्स ले लिए भाई, बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी राइट्स ही ले लिए ट्रीटी के अंदर, इलाहाबाद की ट्रीटी के अंदर।
वन सेकेंड। हु ग्रांटेड द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? 1765 में जो दीवानी राइट किसने दिए थे? तो ये दिए थे शाह आलम टू ने, बंगाल बिहार उड़ीसा में, ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू। ठीक। दूसरा देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मेड द ब्रिटिश लेजिस्लेट मास्टर, मतलब लीगल तरीके से मास्टर बन गए बंगाल सूबा के? 1735 1757 में तो बैटल ऑफ प्लासी में तो फाउंडेशन रखी थी, क्योंकि इन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने गवर्नर भी बना दिया था उसको बाद में। बट जो लेजिटिमेट लीगल तरीके से मास्टर बने थे कब बने थे? बैटल ऑफ बक्सर में बने थे। उसके बाद जब दीवानी राइट्स इशू किए गए थे, मतलब एक तरीके से पेपर पे लिख के दे दिया भाई साहब शाह आलम टू ने कि आप लो दीवानी कलेक्ट करो बंगाल बिहार उड़ीसा की। तो ग्रांट ऑफ दीवानी, अगर ग्रांट ऑफ दीवानी ऑप्शन में नहीं होता तो बैटल ऑफ बक्सर लगाते। बट जब बैटल ऑफ बक्सर तो ठीक है जीत गया, पर उसको जब पेपर में जब लिखता आया तो ग्रांट ऑफ दीवानी से इनको एक तरीके लेजिटिमेट मास्टर बनाया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है कि किस बैटल के बाद इनको लेजिटिमेट मास्टर बना दिएगा, वो बैटल ऑफ बक्सर, तब सही रहेगा, ठीक है। पर ग्रांट ऑफ दीवानी इज करेक्ट आंसर इन चार ऑप्शन में, मतलब बी के कंपेरिजन में सी जो भी आंसर परफेक्ट है, ठीक है। शाह आलम टू के द्वारा दिए गए थे। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 साइंड विद शुजा उद्दौला। देखो दो ट्रीटी साइन हुई थी, शाह आलम के साथ हुई थी, अब शुजा उद्दौला वाले के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। मेनली रिजल्टेड इन अवध बिकमिंग ए। जो शुजा उद्दौला के साथ ट्रीटी की थी तो उसमें अवध को क्या बना दिया था उन्होंने? एक तरीके का बफर स्टेट बना दिया था, ब्रिटिश बफर स्टेट। इस ट्रीटी के बाद अवध बन गया था एज एन ब्रिटिश बफर स्टेट। बफर स्टेट क्या था कि उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स ने कि हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे, टेंशन मत लो, तुम हमारी जो ट्रूप्स अगर आएगी, अगर तुम्हें कोई खतरा होता है बाहर से, तुम उसकी पेमेंट दे देना, ठीक है। तो बस यही है कि डायरेक्ट जो एनेक्स एनेक्स करने की कोशिश करेगा तुमको, हम अपनी फोर्स लेके आ जाएंगे तुमको सेफ्टी के लिए, बफर स्टेट की तरह तुम रहो, और पेमेंट तुमको करनी पड़ेगी, इसलिए बफर स्टेट बन गया था ये। अंडर द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765 शुजा-उद-दौला हैड टू पे वॉर इंडेमनिटी। कितना पैसा देना पड़ा उसको भाई? वॉर में क्षतिग्रस्त हुए उनको लोग, खर्चा हुआ, तो उसके लिए पेमेंट करनी पड़ी उसको। तो वो गई 50 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की पेमेंट। Which territories were surrendered by Sujat-Dowla and transferred to Mughal Emperor under treaty? इस ट्रीटी में कुछ शुजा-उद-दौला जो अवध का राजा था उसकी कुछ टेरिटरी भी सरेंडर की उसने और ट्रांसफर कर दी वो मुगल एम्परर को। तो दो टेरिटरी थी, इलाहाबाद और कारा, ठीक है, एक कैसे याद रख लेना, इलाहाबाद और कारा की। यहाँ पे एक तरीके से वो मुगल एम्परर रह सकता था, ठीक है, टेरिटोरियल बेस उसके तरह उसको प्रोटेक्शन ब्रिटिशर्स के द्वारा दी जाएगी कि तुम यहाँ पर रह लो, तुमको हम प्रोटेक्ट करेंगे, मुगल एम्परर को, शाह आलम टू को। इलाहाबाद और कारा दे दिए गए थे उसको। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद शुजा-उद-दौला वाज साइंड ऑन, इसकी डेट क्या है? पहले किसके साथ ट्रीटी साइन हुई थी? देखो दो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पहले शाह आलम टू, उसके बाद शुजा-उद-दौला, ठीक है। तो शुजा-उद-दौला वाले की डेट पूछ रहा है ये। शुजा-उद-दौला वाले की डेट है अपनी 16 अगस्त 1765, और उसके साथ कब हुई थी? उसके साथ हुई थी 4 दिन पहले शाह आलम टू के साथ, 12 अगस्त 1765। दोनों की डेट याद रखनी है, सीक्वेंस भी याद रख लोगे तो भी चलेगा, शाह आलम टू के साथ पहले, फिर शुजा-उद-दौला के साथ। ट्रेसेस ऑफ पोर्चुगीज कल्चर इन इंडिया आर मेनली फाउंड। देखो यहाँ तक कवर हो चुके हैं दोनों बैटल, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, दोनों कवर करा दिए। कुछ ये पोर्चुगीज से रिलेटेड कुछ 7-8 क्वेश्चन जो रह गए थे अभी तक, मैं कवर नहीं कर पाया था वहां पे, वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले, ठीक है। ट्रेसेस ऑफ पोर्चुगीज कल्चर इन इंडिया आर मेनली फाउंड, कहाँ पे मिलते हैं ट्रेसेस ऑफ पोर्चुगीज? गोवा दमन दीव वाले में, जो 1961 में लास्ट में सबसे यहाँ से छोड़ के गए थे, तो यहीं पे इनके ट्रेस मिलते हैं। जो पोर्चुगीज कल्चर, एक तरीके से पोर्चुगीज का जो कॉटन टेक्सटाइल था, कैलिको जिसको बोलते हैं, तो किस पोर्ट से लिया जाया जाता था? किस पोर्ट के नाम पे उसका नाम रखा गया था? कैलीकट के नाम पे, ठीक है। कैलीकट पोर्ट था जहाँ सबसे पहले आए थे कोझिकोड, तो उसी के नाम पे इसको रखा गया था। ये फाइन कॉटन क्लोथ था, ठीक है। विच मुगल रूलर डिफीटेड द पोर्चुगीज इन बंगाल? बंगाल में पोर्चुगीज को किसने हराया था? किस मुगल रूलर ने इनको हरा के वहां से भगा दिया था? ये किया गया था शाहजहां के द्वारा, ठीक है। 1632 में इनको हराया गया था उनके द्वारा, हुगली से, एक तरीके से हुगली एक्सपीडिशन बोलते हैं इसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा लॉन्च किया गया था। इनको वहां से निकाल दिया गया था हुगली से, ठीक है, बंगाल से। क्यों क्यों निकाला गया था? क्योंकि वहां पे बहुत पायरेसी, स्मगलिंग, स्लेव ट्रेडिंग वाली एक्टिविटी कर रहे थे, ठीक है, पोर्तुगीज वगैरह, इसलिए उनको वहां से निकाला गया था।
शाहजहां के द्वारा निकाला गया था, 1632 में निकाला गया था। हु इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया? प्रिंटिंग प्रेस किसने इंट्रोड्यूस की थी इंडिया के अंदर? ये की गई थी अपने पोर्तुगीज जो मिशनरी थे, मिशनरी मतलब धर्म परिवर्तन करवाते थे क्रिश्चियन वगैरह में, ठीक है, तो वो गोवा में 1556 में इनके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी पहले गोवा के अंदर, ठीक है, पोर्तुगीज के द्वारा लगाई गई थी 1556 में, याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, प्रिंटिंग प्रेस पोर्तुगीज के द्वारा लगाई गई थी 1556 में गोवा में। एक फ्रांसिस जेवियर नाम का बंदा आया था, सेंट फ्रांसिस जेवियर, इंडिया में कब आया था ये आया था 1542 में। पर्पज क्या था? मिशनरी एक्टिविटी कराना, मिशनरी फंड के लिए आया था पोर्तुगीज की तरफ से, ठीक है, 1542 में आया था इंडिया के अंदर। फिर आ जाता है जो फ्रांसिस जेवियर था, ये 1542 में इंडिया आया था, किस गवर्नर के साथ आया था, ठीक है, विद विच गवर्नर? गवर्नर कौन था उस टाइम पे? गवर्नर था मार्टिन एफोंसो दे सोसा, इसके साथ आया था वो। With which Indian colony did Japanese establish political contact in 16th century? 16वीं शताब्दी में जापानीज ने लोगों ने किस पॉलिटिकल मतलब किस इंडियन कॉलोनी के साथ एक तरीके से पॉलिटिकल कांटेक्ट एस्टेब्लिश किए थे? 16th सेंचुरी में कौन आया था इंडिया में ट्रेड करने के लिए? आप सोचो, 16th सेंचुरी मतलब 1500 से 1600 के बीच में, सब लोग 1600 के बाद ही आए थे, बस 1500 1600 के बीच में कौन आ चुका था? पोर्तुगीज आ चुके थे, तो डेफिनेटली उनके साथ इन्होंने एस्टेब्लिश किए होंगे कनेक्शन। अब ये कौन से वाले लोकेशन वाले कलेक्शन किए होंगे? गोवा वाले। गोवा वाले कैसे? क्योंकि जो ये फ्रांसिस जेवियर आया था ना, यही बाद में जापान वगैरह गया था, तो वहां पे पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट स्टेब्लिश करने में उसने हेल्प की थी, तो ये गोवा में ही आया था पहले। तो मेनली क्या, गोवा, गोवा के साथ, और हेडक्वार्टर भी इनका क्या था? गोवा ही था उस टाइम पे, ठीक है, 1530 के बाद, पोर्तुगीज का। हु इज क्रेडिट विद स्टार्टिंग ट्रेड कॉन्टैक्ट विद जापान एंड इंडिया 16 सेंचुरी? किसको क्रेडिट दिया जाता है जापान और इंडिया के बीच में एक तरीके से ट्रेड कॉन्टैक्ट स्टेब्लिश कराने का? तो ये दिया था फ्रांसिस जेवियर को, क्योंकि ये ही पहले इंडिया आया था, फिर बाद में जापान गया था, ठीक है, 1549 में। एक बारबोसा नाम के भी, ये भी बार बार पूछ लेता है, द्योरते बारबोसा द फेमस ट्रेवलर वाज फ्रॉम विच कंट्री? किस कंट्री से आया था? ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये पोर्तुगल से आया था, ठीक है। एक तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में इसके जो ट्रैवल की राइटिंग्स हैं उनसे काफ़ी कुछ पता चलता है, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पोर्तुगल से आया था। तो बस इतना ही इस वीडियो में। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, जिससे रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये 4-5 क्वेश्चन थे रहते थे पोर्तुगीज से रिलेटेड, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किए थे। बाकी बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी प्रॉपरली कर लेना। क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है, कोई भी एग्जाम, और इससे बाहर कुछ नहीं मिलता। जितना मैं कवर कराया हूं, बस उतना ही काफी है, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये क्वेश्चन कर लो काफी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।